हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। माय नेम इज केशव कटोच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल की नोटिफिकेशन आउट है और आई होप आप सभी ने वो एग्जामिनेशन जो है वो अभी तक भर दिया होगा। तो देखो, इसमें जो मेन पार्ट है जो हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उस 100 मार्क्स में आपका 70 मार्क्स का क्या होगा, जीएस पार्ट होगा। और जीएस पार्ट भी आपका डिवाइड किया जिसमें हिमाचल जीके भी है और उसमें इंटरनेशनल नेशनल भी है और बाकी भी उन्होंने सिलेबस बताया जिसमें हम ज्योग्राफी वगैरह अनदर सब्जेक्ट्स भी उसमें कवर होंगे। और आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर है इसमें और 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग भी है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये कैसे पता हमें लगेगा? ये हमें पता लगेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज मेरी वीडियो इसी के ऊपर है जिसमें हम 2017 में जो एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल का जो पेपर हुआ था उसमें हम जीएस के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इस एग्जामिनेशन में। तो आज जो है ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सिर्फ एक ही मोटो होता है, पहला कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, किन सेक्शंस को कवर किया जा रहा है और कौन सी सेक्शंस ऐसे जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना? तो चलिए देखो, हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डाइटीज, डाइटीज मतलब जो भगवान आपके माने हुए हैं, जो इन्होंने भगवान माने थे ना, जैसे आपके जितने भी भगवान है, जैसे इंद्र देवता जो हैं वो रेन बारिश के देवता हैं, उसी तरीके से इन्होंने पूछा कि जो स्टॉर्म है वो देवता किसको माना जाता था। स्टॉर्म का देवता किसको माना जाता था? इंद्र को माना जाता था, मरुत को माना जाता था, वरुण को माना जाता है या तपस को माना जाता है। वरुण देवता का तो हमें पता है कि वरुण देवता जो है वो वाटर से रिलेटेड है ना। उसी तरीके से सन जो है, धरती जो है, ये सभी के सभी क्या है, आर्यंस के में क्या था, इनको भगवान माना जाता था। तो यहाँ पे स्टॉर्म किसको माना गया है? दैट इज मरुत। मतलब मरुत जो है उनको क्या माना गया था? ऋग्वैदिक डाइटीज में इनको रिप्रेजेंट क्या करते थे? ये एयर स्टॉर्म को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन कहां से? एंशिएंट हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट, फर्स्ट चाइनीज जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क या फिर ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में आए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा है ना, चंद्रगुप्त टू लिखा है। तो चंद्रगुप्त टू जिनको विक्रमादित्य भी कहते थे, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है ना, कि चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य किसको कहते थे। ठीक है, तो हिनसेंग, फायन, जिनकेलोकॉन्टी या फिर मेथनीस, इनमें से कौन था जो कि चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम थे या बुद्धिस्ट या फिर एक ट्रैवलर थे जो कि हमारे देश में आए थे? तो वो कौन थे? दैट इज फायन। तो फायन का आपने ध्यान में रखना, ये किसके टाइम पे आए थे? ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। और हिनसेंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। हुनसेंग किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि किसके टाइम पे आए थे हुनसेंग? आपके हर्षवर्धन के टाइम पे हुनसेंग जो है वो इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी। ये जो जितने भी क्वेश्चंस अभी है ये एंशिएंट हिस्ट्री के चल रहे हैं। तो योगा फिलोसफी का जो है यहाँ पे कौन फाउंडर माना जाता है? तो आपके देखो, आपने रामदेव का नाम सुना होगा, उनके ब्रांड का नाम सुना होगा। उन्होंने अपना ब्रांड का नाम देखो योगा के लिए बहुत फेमस है, तो योग गुरु उनको बोला जाता है। तो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम क्या रखा है? जामिनी, कपिला, अक्षपादा या पतंजलि। तो यहीं से आपको आंसर आ जाना चाहिए कि दैट पतंजलि इज द राइट आंसर। मैं आपको बता रहा हूं, आप एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि जो एक मेमोराइज होता है, मतलब बहुत सारा होता है और उस एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ चीजों को चुन के रखना पड़ता है जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, जो ये रटिफिकेशन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया इज कम फ्रॉम विच एरा? अर्ली ट्रांजेक्शन एविडेंस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब काइंड ऑफ लोन्स भी प्रोवाइड किए गए, तो वो आपका कौन से एरा में? वैदिक एरा, मौर्य एरा, गुप्ता एरा या मुगल एरा? तो इसका आंसर जो होगा दैट इज योर वैदिक एरा के टाइम पे आपका क्या हुआ था? फर्स्ट जो एविडेंस जो दिया गया है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मिला है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, एंशिएंट हिस्ट्री से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और वो कहीं ना कहीं पे आपको क्या मतलब या तो याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डाइटी ऑफ हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब इंडस रिवर के पास ये मिली थी, है ना। तो इसमें क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या होता है, क्वेश्चन आपको आता है यार,
है ना। जैसे इसमें अभी यूनेस्को की साइट भी बनाई गई है हमारी, दैट इज धोलावीरा, है ना। धोलावीरा कहाँ पे आपकी, गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसी से आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहली कौन थी, कब डिस्कवर हुई थी, कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, वेस्टर्न साइड पे कौन सी है, ईस्टर्न में कौन सी है, इंडिया में कौन कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन से भगवान को नहीं मानते थे वो, शिवा को नहीं मानते थे, मदर गॉडेस को नहीं मानते थे, पीपल ट्री को नहीं मानते, या विष्णु को नहीं मानते। इनमें से क्या आंसर होगा, देखो शिवा को मानते थे क्योंकि वहां पे शिवलिंग मिले हैं, ठीक है, मदर गॉडेस थी एक, और पीपल ट्री को भी मानते थे वो, और विष्णु को नहीं मानते थे। तो मतलब डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने यहाँ पे नॉट पूछा है, तो डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। एक और थे यहाँ पे स्वास्तिक, स्वास्तिक पे आपने ध्यान रखना है कि वहां पे स्वास्तिक आपको इस तरीके से बने हुए क्या हुए मिले हैं, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना है हमने। उसके पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हु टर्न लेटर योगी एंड फिलोसोफर। कौन से रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जो कि बाद में एक योगी और फिलोसोफर भी बन गए। कौन थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, या अरविंदो घोष। देखो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष, ये तीनों के तीनों आपको क्या मिलेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट, क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। जब 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, जब 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुई, कांग्रेस दो गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल में बट गई कांग्रेस, तब उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब जितने ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके ऊपर जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे इनके ऊपर क्या लगा दिए, सख्त कानून लगा दिए। उन सख्त कानून के बाद जो हमारे अरविंदो घोष थे, इन्होंने क्या किया, एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या कर दिया था, संन्यास ले लिया था, और ये एक तरीके के योगी और एक फिलोसोफर बन गए। तो अरविंदो घोष इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच बैट्समैन स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर एट द एज ऑफ 16। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत सिंपल है, वो सभी कर पाएंगे, सभी के सभी बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे, बट आपने वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो टफ होंगे। जैसे पीछे अभी आपने देखा कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ लग रहे होंगे, जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उसको, तो ये क्वेश्चन इजी है और वो क्वेश्चन क्या है, थोड़े से टफ है, तो बट आपको उनके लिए लड़ना है। ये सभी करेंगे, आप भी करेंगे, सब करेंगे, बट आपको उनके लिए लड़ना है। तो सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, पीयूष चावला, राहुल द्रविड़, तो आंसर तो सभी को पता है, दैट इज सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था अपना क्रिकेटिंग करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 12 दिसंबर 1911। तो सबसे पहले देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगा था, तो दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। उस टाइम पे जॉर्ज V जो थे वो इंडिया में आए थे, द एम्परर ऑफ इंडिया अलोंग विद क्वीन मैरी, हिज कंसर्ट मेड द अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो शिफ्ट कर दी थी कलकत्ता से, कहां, दिल्ली। तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली क्या कर दी थी, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, बाय लाइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वाइसरॉयज रेजिडेंस इन द कोरोनेशन पार्क किंग्स वे कैंप। तो व्हेन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज इनॉग्रेटेड एट द न्यू दिल्ली। अब देखो 1911 में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल जो है वो ब्रिटिश ने क्या बोला कि हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली चली जाएगी। 1911 में ही ध्यान में रखना जनगण मन भी गाया गया बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन जो है वो गाया गया था, बाय रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन कैलकाटा सेशन में 1911 में गाया गया था, ठीक है ना। सो 1911 में जब कैपिटल शिफ्ट की था, बट कैपिटल एक्चुअल में उस टाइम पे शिफ्ट नहीं हुई थी, उस टाइम पे अनाउंसमेंट की थी, सभी कागजात वगैरह सब कुछ सामान वगैरह जो उन्होंने रखना था वो एक्चुअल में कब हुई, 1916, 30, 31 या 11 कब हुई। तो इसका आंसर होगा 1931 में जो क्या हुआ था, उस टाइम पे दिल्ली में था, और वाइसरॉय हाउस जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हो वो आपका क्या था, वाइसरॉय हाउस था। और फर्स्ट पर्सन जो थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, जो कि क्या थे, इसके पहले जो राष्ट्रपति भवन या वाइसरॉय हाउस में जाने वाले पहले पर्सन थे, पहले वाइसरॉय थे, दैट इज लॉर्ड इरविन 1931, राइट। नेक्स्ट है हु इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो उस टाइम पे जब ये पेपर आया था तब भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे एक ही थे, आज भी वही है, दैट इज दिनेश्वर शर्मा, अजीत दोवल, मेजर जनरल जीडी बख्शी या जनरल बिपिन रावत। तो आंसर क्या होगा, दैट इज अजीत दोवल जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आना चाहिए, पहला कौन सा था, सबसे पहले देखो 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, खिलाफत मूवमेंट आपका 1920 में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 में स्टार्ट हुआ, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में हुआ। तो सबसे पहला कौन सा हुआ होगा, दैट इज योर
स्वदेशी मूवमेंट, जिसपे स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ? बंगाल का विभाजन के लिए। अब आपका सेक्रेटरीट के क्लरिकल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका स्वदेशी मूवमेंट किस लिए हुआ था? बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? पहले तो देखो किसने बोला था ये? वैलेंटाइन चिरोल। पहले तो ये ध्यान रखना किसने बोला था ये? वैलेंटाइन चिरोल। किसको बोला था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने बोला। ध्यान में रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। किसने बोला था? वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था। अब ये याद में रखना कि जब 1916 के बाद जब होम रूल लीग एनी बेसेंट के साथ इन्होंने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग बनाई, तो उसके बाद होम रूल लीग जब वीक पड़ने लगी तो उसका एक कारण ये भी था कि ये लंदन चले गए इस केस के रूप में कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, है ना? तो इस केस में भी वो लंदन चले गए थे, इसलिए होम रूल लीग भी होगी थी। और एनी बेसेंट जो अरेस्ट हो गई थी उसके बाद उनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो उस वजह से भी होम रूल लीग जो है वो मतलब बंद हो गई थी। इसके बाद है आपका as per census 2011 which of the following state has highest density of population in India? अब 2011 के सेंसस पे आपने ध्यान में रखना। देखो अभी सेंसस जो है, जो फर्स्ट सेंसस है वो आपका 1872 में हुआ था, अनऑफिशियल। कब हुआ था? अनऑफिशियल हुआ था। और 1881 में आपका ऑफिशियल सेंसस हुआ था। और उसके बाद हमारे देश में हर साल क्या हुआ है? सेंसस हुआ है, हर 10 साल के बाद होता है। तो अभी जो सेंसस चलेगा वो आपका क्या चलेगा? 2021 में आएगा अभी, है ना? बट अभी इन्होंने 2011 के हिसाब से पूछा था उस टाइम पे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या केरला? तो आंसर क्या होगा इसका? बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना? अगर आप इंडिया की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से इंडिया के कितने पर्सन आते हैं? 382 पर्सन आते हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हो तो कितने आते हैं? 123। हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? 123। तो आपको सेंसस को भी पढ़ के जाना है, उस पर क्वेश्चन आपको आएंगे। Which is the oldest known university of India to which great scholar write चारक संहिता? देखो चारक, जो महर्षि चारक थे, ये कौन है? महर्षि चारक। इन्होंने चारक संहिता लिखी थी जो कि किसके ऊपर थी? मेडिसिन। इनको फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, आयुर्वेदा के इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर बोला जाता है। तो बोला गया ये किस यूनिवर्सिटी से वाकिफ रखते हैं? दैट इज तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर उदंतपुरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर इज हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट कहां पे? सियाचिन में है, लेह में है, सिलचर में है या फिर शिलोंग में? तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इज लेह। यहां से हमें पता लग रहा है क्योंकि कई जगहों पे सियाचिन में तो हमारा कोई ऐसे एयरपोर्ट नहीं है। सियाचिन में नहीं है, हमारा सिलचर में नहीं है, शिलोंग में नहीं है, क्योंकि ये थोड़े लो है एज कंपेयर टू लेह। लेह हमारा हाईएस्ट माउंटेन्स में आता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे क्या आंसर होगा? लेह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द थ्री इंडियन फोर्सेस? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने कहा था आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत ही इजी आपको आएंगे। तो वो कौन सा है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ। तो प्रेसिडेंट जो है उनको क्या कहा जाता है? तीनों फोर्सेस का उनको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी? एनडीए कहां पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां है? खड़गवासला। खड़गवासला में आपको मिली। खड़गवासला कहां है? खड़गपुर, देहरादून, जबलपुर या पुणे? तो राइट आंसर इज पुणे। उसी तरीके से आपसे पूछेगा आईएमए कहां पे है? आईएमए आपकी कहां है? देहरादून में। मैं भी आर्मी का बता रहा हूं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहां है? दैट इज इन चेन्नई। ठीक है, अगर आपसे नवल एकेडमी पूछेगा, अगर आपसे नवल एकेडमी पूछेगा तो आपको पता है दैट इज इन कोची। एजमला, एजमला आपको केरला में मिलेगी। इसी के बाद अगर आपसे एयरफोर्स एकेडमी पूछी जाएगी तो दैट इज इन योर हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी कहां है? दैट इज इन हैदराबाद। तो ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल हैं, या आप डेली न्यूज में भी पढ़ते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हु इज वर्ल्ड फेमस शहनाई वादक अवॉर्डेड विद द भारत रत्न? भारत रत्न कौन से शहनाई वादक थे जिनको भारत रत्न मिला था? पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान या भीमसेन जोशी? तो ये मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में इनको मिला था। देखो भारत रत्न जो है, इसको ध्यान से सुनना, ये मैं टॉपिक को थोड़ा बता रहा हूं। भारत रत्न जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वॉर अवार्ड नहीं है, ये सिविलियन अवार्ड है, हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये कब शुरू हुआ था? 1954 में। और सबसे पहली बार किसको मिला? 3 कैंडिडेट थे जिनको सबसे पहली बार मिला था। सबसे पहले श्री राजा गोपालचारी, राजा
गोपालचारी, फिर राधा कृष्णन जो हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और उसके बाद सीवी रमन जिनको फिजिक्स में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो नेशनल साइंस डे भी हम इनके जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो नेशनल साइंस डे भी हम करते हैं फरवरी 28 को, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिसेंटली भारत रत्न किन 3 पर्सन को मिला है, ठीक है। रिसेंटली किन 3 बंदों को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, और वो 2 कौन से फॉरेनर्स हैं। वैसे तो ये इंडियंस को ही मिलता है, बट वो कौन से 2 फॉरेनर्स हैं जिनको, पहले का आप मुझे फर्स्ट बता दो, फर्स्ट फॉरेनर कौन है। 2 है वैसे, ठीक है। एक का नाम है नेल्सन मंडेला, जिनको मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है। दूसरा आपने नाम बताना जो पहले फॉरेनर थे जिनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the 9th Sikh Guru at the father of 10th Guru Gobind Singh who sacrificed his life at the Gurdwara Sheeshganj Chandni Chowk दिल्ली। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिंपल यहीं से पता लग जाता है कि 10th गुरु जो है उनके फादर कौन। तो 9th गुरु के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन है, अर्जन देव, अंगद देव, गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इन गुरुओं में से कौन गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे, फादर थे। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, गुरु तेग बहादुर। आपने ध्यान में रखना है क्योंकि आपने जब बिलासपुर का पढ़ोगे और क्या बोलते हैं कहलूर का पढ़ोगे, उस कहलूर के बाद जब आप आनंदपुर साहिब का पढ़ोगे तो उस टाइम पे जो जगह मांगी थी वो गुरु तेग बहादुर जी ने मांगी थी, और फिर उसी पे वहां पे उन्होंने वहां पे गुरुद्वारा बनाया था। और उसके बाद खालसा पंथ की जो शुरुआत की थी वो 799 में खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की थी। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते। नेक्स्ट है द लैंग्वेज रिलेटेड टू केरलाइज। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पीछे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी कराए थे तब भी ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे तेलुगु मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे बोली जाती है, आपके तेलंगाना वाला एरिया और आंध्र प्रदेश वाला एरिया। कन्नड़ हमारी कर्नाटका में बोली जाती है, और मलयालम हमारी केरला में बोली जाती है, ठीक है। और कोंकणी हमारी गोवा एंड कुछ पार्ट जो है हमारे महाराष्ट्र में भी कोंकणी जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा Which हिमाचली वुमन was part of Indian team reached the final of 2000। देखो 2017 में हाईकोर्ट का पेपर हुआ, तो 2017 का ये करंट क्वेश्चन है जो कि आपका ये पूछा गया कि इंडियन टीम जब फाइनल में पहुंची थी वर्ल्ड कप के, तो उस टाइम पे कौन सी इंडियन हिमाचल की लड़की थी जो क्रिकेट टीम में थी। तो सविता शर्मा, सुनीता वर्मा या सुषमा वर्मा, इनमें से क्या आंसर है, सुषमा वर्मा, जो कि क्या थी उस टाइम पे, ही वॉज द विकेट कीपर एट दैट, ही वॉज द विकेट कीपर एट द टाइम। तो इस तरीके की न्यूज अगर करंट में होगी तो वो भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने। फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग का है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना। जब मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए ना आपको, तो उस टाइम पे मैंने जब इंडिया का मैप पढ़ा तब मैंने आपको दार्जिलिंग भी बताया था कि वेस्ट बंगाल का पार्ट जो है वो नेपाल में और भूटान में भी लगता है, वो दार्जिलिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर देखो सिंपल वेस्ट बंगाल हो जाए। मैप वर्क करोगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जितने भी आए हुए हैं आपके। इरावती इज द एंशिएंट नेम ऑफ द विच रिवर। तो देखो आपको जितनी भी 5 रिवर्स हैं, हमारी 5 रिवर्स है, जैसे हमारी झेलम है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है एंड सतलुज है, इनके आपको क्या नाम याद रखने हैं, आपके इनको संस्कृत नाम, आपको इनके संस्कृत नाम और आपको इनके वैदिक नाम, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सतलुज को सतुद्री कहा जाता है ना, ब्यास को विपाशा कहा जाता है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इरावती किसको कहते हैं, तो दैट आंसर इज रावी। रावी को क्या बोला जाता है, इरावती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस डांस झमकारा इज रिलेटेड टू। ये हिमाचल का क्वेश्चन है कि झमकारा जो डांस है ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, दैट इज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या शिमला। देखो डांसेस, फोक, फेस्टिवल, फेयर्स, डांसेस, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये किसी ट्राइब से रिलेटेड है तब भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कांगड़ा में ये फेमस डांस जो है ये वहां पे उसके साथ क्या करता है, ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका इन एशिया कहां पे होता है, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार या फिर इंडिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिया इज द राइट आंसर। अगर आप कहीं जगह पे नेट पे देखोगे तो आपको चाइना भी मिलेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा आपका, इंडिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मिनरल से भी आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। मोर देन 2 to 5 years ओल्ड होली फेयर। तो होली फेयर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्टेट लेवल फेयर है हमारा हिमाचल प्रदेश में, 1984 में इसको स्टेट लेवल फेयर डिक्लेयर किया गया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटस नेशनल लेवल फेयर ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2010,
इट इज सेलिब्रेटेड एट। तो इसको एक तरीके का नेशनल लेवल फेयर भी है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो होली कहाँ, जैसे कुल्लू का दशहरा फेमस है, तो उसी तरीके से होली कहाँ की फेमस है? ठीक है, तो मंडी, सुजानपुर, सुंदरनगर या फिर नूरपुर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सुजानपुर संसार चंद ने जो इसको स्टार्ट किया था, दैट इज अ होली फेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि होली कहाँ की फेमस है हिमाचल में, दैट इज सुजानपुर। नेक्स्ट है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर, देखो अगर आपने डिफरेंट लेक्स पढ़ी हैं तो लेक्स में आपको क्या कि इट इज आर्टिफिशियल लेक एक तरीके। तो गोविंद सागर लेक जो है इट इज रिलेटेड टू विच रिवर? सतलुज, ब्यास या फिर रावी या फिर गिरी। तो देखो गोविंद सागर लेक जो है इट इज ए आर्टिफिशियल लेक। पहले तो आपको ये समझना है इट इज ए आर्टिफिशियल लेक। हिमाचल में अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल लेक आपको और कौन सी मिलेगी? पोंग लेक आपको मिलेगी, पंडो है ना, पंडो लेक आपको, छमेरा लेक चंबा में आपको रावी नदी के ऊपर मिलेगी। तो ये छमेरा लेक भी आपकी क्या है ना? तो ये आपकी कौन सी रिवर के ऊपर है? दैट इज योर सतलुज। तो मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सतलुज रिवर के ऊपर। या किसके ऊपर बनती है? ये पाखड़ा डैम के ऊपर बनती है, बिलासपुर में पाखड़ा डैम के ऊपर आपकी ये डैम बनती है। तो ये आपको ध्यान में रखें। ठीक है, जो क्वेश्चंस भी बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने समझ लेने हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपकी तैयारी में। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राशर लेक कहां पे? देखो लेक से आपको एक और क्वेश्चन आ गया, प्राशर लेक कहां पे है? कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड मंडी। आई थिंक सभी को ये पता है कि दैट इज मंडी में आपको प्राशर लेक मिलेगी, है ना। इसमें आइलैंड भी आपको मूव करता हुआ मिलेगा, रिवाल्सर लेक भी आपकी वहां पे है ना। तो मंडी की लेक्स आपको ध्यान में रखनी है। और डिफरेंट जगह पे जैसे रेणुका लेक जो है सबसे बड़ी लेक है हमारी, फ्रेश वाटर लेक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। सूरज ताल जो है हमारी हाईएस्ट लेक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल? देखो फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश तो सबसे पहले ध्यान में रखना है। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश कोई भी है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर से लेके फर्स्ट हाईकोर्ट जज से लेके जितनी भी चीजें वो सारी याद रखनी है। तो कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और नन। तो भुंतर जो था वो हमारा फर्स्ट एयरपोर्ट था, जो कि कहां पे आपका कुल्लू में है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग स्वीट पोटैटो? स्वीट पोटैटो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? दैट इज चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति या कुल्लू। तो एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जिंजर कहाँ पे फेमस है, मशरूम कहाँ पे फेमस है। उसी तरीके से स्वीट पोटैटो प्रोड्यूसिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सी हमारी? दैट इज लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। अगर एक बार तैयारी आप पकड़ लोगे तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर। मैंने आपको बोला था हमारा, अगर आप बोलते हो एटमॉस्फेयर होता है एक, आपको होता है आपका हाइड्रोस्फीयर, एक क्या होता है हाइड्रोस्फीयर, एक क्या होता है आपका लिथोस्फीयर, है ना, होता है ऐसे। तो एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस। हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर। और लिथोस्फीयर क्या है? लैंड। जनरली लिथोस्फीयर की ये डेफिनेशन नहीं होती, ओनली लैंड नहीं होता है ना। लिथोस्फीयर का क्या होता है आपका? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल। अगर आपने, हम ये करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो ये अपर मोस्ट मेंटल जो होता है यही आपका क्या है? लिथोस्फीयर बनाता है। ठीक है ना। तो आपका हाइड्रोस्फीयर का लार्जेस्ट पार्ट जो क्या है, मतलब सबसे बड़ा ओशियन पूछ रहे हैं हमारा कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर एंटार्क्टिक ओशियन। कौन सा ओशियन जो है हमारा जो सबसे बड़ा है? तो आंसर सिंपल है, दैट इज पैसिफिक ओशियन। सबसे डीपेस्ट भी यही है और सबसे बड़ा भी यही है। सेकंड नंबर पे आपका अटलांटिक और थर्ड नंबर पे आपका दैट इज योर इंडियन ओशियन है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रेणुका लेक? देखो 3 क्वेश्चन आपके लेक से क्वेश्चन आए, लेक से 3 क्वेश्चन आए, ध्यान में रखना। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और या, तो ये आंसर है आपका सिरमौर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि रेणुका लेक जो है वो किस डाइटी से रिलेटेड है, किन 2 पर्सन से रिलेटेड है आपकी रेणुका लेक, ये मुझे कमेंट में बताओ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश संजय विद्युत परियोजना जो है हमारी अंडरग्राउंड, ये याद रखना, ये एशिया का पहला अंडरग्राउंड, इकलौता अंडरग्राउंड जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये कौन सी रिवर के ऊपर है? पहले मैं आपको बताता हूँ। इट इज ऑन ए भभा रिवर। इट इज ऑन ए भभा रिवर। तो शिमला, कुल्लू, किन्नौर या चंबा? तो आंसर क्या होगा इसका? किन्नौर, क्योंकि भभा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दैट इज योर सतलुज। किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को आपने सबसे अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डीप क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्रॉड गेज रेलवे लाइन? देखो आपने सुना होगा, आपका जो रेलवे लाइन है वो ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड क्या होती है आपकी नैरो गॉज। तो आपने अगर कालका शिमला वाली रेलवे देखी है, जो कि हमारी एक तरीके की यूनेस्को की साइट भी है, तो वो आपकी नैरो गॉज है ना, वो आपकी क्या है? नैरो गॉज है। तो ब्रॉड गॉज हिमाचल में कहां पे है? शिमला, ऊना, कांगड़ा, बोथ ऐसी। तो आंसर क्या होगा?
ऊना, ऊना में आपको मिलेगी ब्रॉड गॉज। क्या मिलेगी ऊना में? ब्रॉड गॉज आपको ऊना में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी मशरूम सिटी या मशरूम डिस्ट्रिक्ट है? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी मशरूम डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो शिमला, पालमपुर, सोलन या नन ऑफ दिस। तो सबको पता है इसका आंसर क्या है, सोलन इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है इसका होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर कासल जो है वो एंशिएंट सीट ऑफ किंग्स ऑफ कहां था? तो नागर कासल कहां है? बताओ जल्दी, नागर कासल कहां है? ये तो सभी को पता भाई, नागर कासल कहां है? मंडी, कुल्लू, सुकेत या बोशर? दैट इज कुल्लू। कुल्लू के राजाओं की ये एक एंशिएंट सीट हुआ करती थी। नागर जो है वो एक तरीके की कुल्लू की एंशिएंट कैपिटल भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार, इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? महाद्वीप कौन सा है हमारा भाई? सबको पता है एशिया है भाई, बट आपसे ये भी पूछ सकता है दूसरा कौन सा? दूसरा आपका ये है। तीसरा आपका कौन सा? तीसरा आपका नॉर्थ अमेरिका है। चौथा आपका कौन सा? दैट इज साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एक मिनट, क्वेश्चन तो नहीं, हाँ यस, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कर लिया, ठीक है। Who amongst the following at present is not judge of high court? देखो ये एक क्वेश्चन है ना, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। क्यों है ये? क्योंकि ये आपके एट डेट, क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश की भी बात करोगे ना तो हिमाचल प्रदेश में 10 जजेस हैं और एक हमारे सीजे, मतलब चीफ जस्टिस हम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे सीजे कौन है? अभी चेंज हुए थे, जून में चेंज हुए थे, नाम बताओ उनका क्या है। हमारे चीफ जस्टिस कौन से? हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन? तो ये आपसे नाम ही आपको याद करने पड़ेंगे। ये 10 जजेस हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको लीव कर देने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन में तुक्का मारते तो गलत भी हो सकता है ना। तो नेक्स्ट हमारा है, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड। देखो जब हमने क्वेश्चन किए, जब हमने सिलेबस पढ़ा था, हमने कहा था जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा, तो जुडिशरी से देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कब? ये तो सभी को पढ़ना है। जब जुडिशरी लिखा है तो ये तो पढ़ना है कि एचपी की हाई कोर्ट कब बना। तो दैट इज 1971 में बना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऑप्शंस को अच्छे से डिटेल में नहीं बताते। देखो इसमें क्या डिटेल बताऊं मैं आपको? ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इनके लिए पापड़ नहीं बेलने हैं आपको कहीं पे भी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम एन गवर्नमेंट ऑफिसर और यू वांट टू ऐड इन द गवर्नमेंट सिस्टम, तो यू हैव टू क्लियर दीस टाइप ऑफ आंसर्स, राइट। तो ये इन क्वेश्चंस के लिए कभी भी ये मत करना कि ये नहीं आते, मुझे बहुत टफ है। ये टफ नहीं है, ये सभी क्वेश्चंस, जितने कंपटीशन इतना हार्ड है, ये बच्चे करके आएंगे। वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की फाइनल सिग्नेचर कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। फाइनल साइन होंगे किसके? प्रेसिडेंट के होंगे। किसके होंगे? प्रेसिडेंट के साइन होंगे। नेक्स्ट में पूछा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो किसके साइन होंगे? इसकी बारी में भी प्रेसिडेंट होंगे। तो दोनों क्वेश्चन डाल दिए उसमें, सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन डाला और हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन आपको डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्साई चिन हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट जो है जहां पे सोडा लेक्स मिलती हैं, वो पोर्शन जो है वो चाइना ने हमसे ले लिया था, कैप्चर कर लिया था। आपको अगर याद होगा तो मेरी लास्ट वीडियो में जब हमने 20 क्वेश्चंस किए तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत अच्छा मैप आपको दिखाया था। उस वीडियो को जाके देखना, वो 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 2 क्वेश्चन तो देखो वहीं से आगे। तो उसमें मैंने अक्साई चिन एरिया वाला भी बताया था, एलओसी वाला एरिया भी बताया था, एलएसी वाला एरिया बताया था, पीओके भी बताया था, सियाचिन ग्लेशियर भी बताया था। तो उस वीडियो को देखो। तो कहाँ है अक्साई चिन? कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपल आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में आपको अक्साई चिन एरिया जो है वो मिलेगा। ये सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एज फॉर द हाई कोर्ट जजेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 60, 62, 65, 58। सिंपल आंसर 62। और सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या होगा? 65। कुछ ज्यादा नहीं इसमें पापड़ बेलने, इसमें सिंपल आपका हाई कोर्ट के जजेस 62, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे एक आंसर बताना कि टोटल अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, इंक्लूडिंग ओवर सीजीआई। इंक्लूडिंग सीजीआई टोटल कितने जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट? अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा खींचा है इन्होंने, पता नहीं क्यों खींचा, क्या मकसद था इनका खींचने का। यहाँ पे सिंपल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सिंपल लाइन भी लिख देते तो इतना बड़ा भाषण लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आंसर क्या है? परम, परम यवा 1, परम यवा 2 या आदित्य। तो पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर क्या था? दैट इज योर परम जो है वो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है, India, the most populous democracy in the world, is a federal constitutional republic governed under a parliamentary system consisting of dash states and dash union. सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों डाल दिया इन्होंने यहाँ पे।
आपसे ये पूछा गया कि कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज। जब हमने 20 क्वेश्चन किए तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि हमारी टोटल स्टेट्स कितनी है, 28, या इस पेपर इन ऑप्शंस पे मत जाओ, जब ये आया था तब कुछ और था, अब डाटा कुछ और है। तो अभी हमारी क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है, ये ध्यान में रखना। देखो उन्हें क्वेश्चन डाला, उन्हें पता है कई बच्चे गलत करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज अ मिसाइल वुमन। मिसाइल मैन तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोलते हैं हम, मिसाइल वुमन किसको बोलते हैं, एमसी मैरी कॉम, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई या गीता फोगाट। देखो गीता फोगाट और मैरी कॉम को तो नहीं बोलेंगे, इंदिरा नूई को हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, तो आंसर यहीं से निकल जाता है, दैट इज टेसी थॉमस। आपने याद रखना कि अग्नि 4 जो हमारा मिसाइल सिस्टम, हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके भी प्रोजेक्ट में ये थे, तो इसीलिए इनको एक मिसाइल वुमन का टैग भी मिला है। द मेन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, ये एग्रीकल्चर से आपसे इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि 3 हमारे क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं, क्रॉपिंग सीजन। एक होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी और एक होता है ज़याद। यहाँ पे से याद रखना कि खरीफ जो है वो मानसून के टाइम पे उगाई जाती है, जब आपका मानसून आता है तब इनको बोया जाता है, जब अच्छा अभी अब सितंबर अक्टूबर आएगा तो इनको काटा जाता है। रबी होता है आपकी विंटर में, अभी जब विंटर आ रही है तो इनको बोया जाएगा, अप्रैल के टाइम में जब बैसाखी आती है तब इनको काटा जाता है। ज़याद जो होता है ये आपका कब होता है, ये आपका अप्रैल, मई और जून के महीने में होता है, जब हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसमें जनरली हम क्या लगाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके यहाँ पे इस टाइम पे उगाए जाते हैं। तो खरीफ में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी होगी, जैसे आपके राइस होता है ना, राइस जो है जिसको पानी बहुत ज्यादा लगता है तो राइस होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आपके ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, है ना, मक्का हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, मेज हो जाएगा, तो ये सारे आपके खरीफ क्रॉप्स। तो रबी कौन से होंगे, जो विंटर्स में कौन से होते हैं हमारे, एक तो मस्टर्ड होते हैं हमारे, है ना, वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स। तो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है ये वीट, बार्ले, पीस, तो ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉटन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ज्वार, राइस तो हो नहीं सकता, तो यहीं से ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मून। अब मून के बारे में पूछा हुआ है, तो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही। ही हैज नो लिक्विड वाटर, बिल्कुल सही। ही हैज नो एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ। मून जो है वो इंडिया की जो अर्थ है उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा मून किस प्लेनेट के, तो आंसर में ध्यान रखना सैटर्न, 82 या फिर 83, एक बार कंफर्म कर लेना, ये आपके क्या है, सबसे ज्यादा मून्स आपको यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है, ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट या जनरल असेंबली। यहाँ पे आंसर आएगा जनरल असेंबली। तो मतलब आपने यूएन को भी पढ़ना है और यूएन के साथ रिलेटेड वाली ऑर्गेनाइजेशंस को भी अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है आपका द ट्री सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज। ऐसा ट्री जो कि रूट्स को क्या करता है, ब्रांचेस के थ्रू नीचे करता है, सॉइल में जाने देता है, तो कौन सा है, ओक, पाइन, बनियान या फिर पाम। बरगद का पेड़, यार यहाँ से सिंपल पता लग रहा है, बैनियन ट्री जो है आपका यहाँ पे आए, ठीक है। ये याद रखना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बड़े सिंपल क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल। अभी कौन सा ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल या सेक्रेटरीट। तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अब इसका कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है विच एशियन कंट्री पार्लियामेंट अप्रूव द कंट्रीज फर्स्ट बजट इन 12 years। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैं अभी ये करंट के हैं, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को अभी अवॉइड करूंगा कि ये आपके उस टाइम के करंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने ये ऐड किया ना, मैं इसको निकाल भी सकता था क्वेश्चंस को, बस आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये तरीके के क्वेश्चंस आपके करंट के 5 या 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ मार्शल। देखो मार्शल, जैसे हमारे में आर्मी में देखोगे तो क्या होता है, फील्ड मार्शल। क्या होता है आर्मी में, फील्ड मार्शल, जिनको हम क्या बोलते हैं 5 स्टार रैंक होता है, ये किसी किसी को मिलता है। आर्मी में 2 पर्सन को मिला अभी तक, जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी थे सर करियप्पा, ठीक है, जनरल करियप्पा एंड सर मानेकशॉ। इन दोनों को क्या मिला है, फील्ड मार्शल, इनको टैग मिला है। एयरफोर्स के फर्स्ट पर्सन कौन है, इन्होंने पूछा कि कौन से चीफ ऑफ एयर स्टाफ है जिनको मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स मतलब 5 स्टार का रैंक मिला है। अर्जुन, सुब्रतो मुखर्जी, पीसी पाल या ओपी मेहरा। तो आंसर क्या है, अर्जुन। नेवी में किसी को भी 5 स्टार का रैंक नहीं मिला है, तो ये बिल्कुल
मैंने बता दी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला इस टॉपिक से। नेक्स्ट है टाइड्स इन द सी। टाइड्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं हम इसको, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है भाई, इफेक्ट ऑफ द मून, इफेक्ट्स ऑफ द सन, सन एंड द मून, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। तो ये किसकी वजह से आता है, सन और मून की ग्रेविटी पुल की। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। तो जब सन और मून जो होते हैं ये अर्थ के पास आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये अपना पुल, जब ग्रेविटी लगाते हैं तो पानी का वेव्स बनती है, उनको हम बोलते हैं टाइडल वेव्स बोलते हैं। तो वो टाइड किस वजह से आता है, आपकी सन और मून दोनों की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन। देखो अभी हमने पढ़ा पीछे सबसे बड़ा हम ओशन पढ़ा, अभी स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, आर्कटिक ओशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ओशंस कवर डैश सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो अगर आप देखोगे पूरे अर्थ को देखोगे ना, तो पूरी अर्थ में अगर आप देखोगे तो आपको 71% जो है वो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और आपको 29% क्या मिलेगा, लैंड। और इसमें भी अगर आप धरती को इस तरीके से देखते हो तो देखते हो ये वाला पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड ज्यादा मिलेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वाटर ज्यादा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पे देखो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 71% इज द राइट आंसर। इन चीजों को समझोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं यार। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करके जाओगे तो आपको 5-6 क्वेश्चंस तो टकर जाएंगे। इन विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहां हुआ था। देखो उस टाइम पे 2017 का पेपर था, 2018 में कहां हुआ था, रशिया में हुआ था भाई। कहां पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, रशिया में हुआ था। अभी 2022 का कहां है, ये तो सभी को पता होगा, है ना, कतर में। 2022 का कहां है, कतर में। बट मैं आपसे पूछता हूं 2026 का कहां होगा, यहाँ पे रशिया में आंसर लगाता हूं। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा, तो वो 3 कंट्रीज में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 3 कंट्रीज में आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 का। ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे फीफा वर्ल्ड कप नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन होंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, कई बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे प्लैनेट कौन कौन से हैं। पहला आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। प्लूटो इज नॉट द प्लैनेट। तो ये आपके पहला मरकरी है, फिर वीनस और अर्थ। तो वीनस जो है ये अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी क्या कहा जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो वीनस सबसे नजदीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। तो सीक्वेंस भी ध्यान में रखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट है 1 बाइट इज कंसिस्ट, ये थोड़े से कंप्यूटर क्वेश्चन है, इसके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। तो 1 बाइट इज कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट्स, इसका सही आंसर ये था। डीवीडी, डीवीडी क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। सो इट इज ए सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होगी। A person who uses or her expertise to gain access to the other people's computers to get information illegally or do damage can be called। कोई भी पर्सन अगर आपके कंप्यूटर में को क्या कर लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और इलीगली उसको सेल कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैकर, स्पैमर, एनालिस्ट या प्रोग्राम। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, हैकर बोलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कंप्यूटर के भी। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे कॉमन आप क्या करते हो जब आप लैपटॉप चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन, दैट इज प्रोसेसर, मॉडेम, यूएसबी ड्राइव या फिर मल्टीप्लेक्सर। तो इसका सही आंसर क्या है, मॉडेम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या, इट इज अ रिसिप्ट sent by the recipient, a separate document from the another program sent along with an email message, and a malicious parasite that feeds off your message and destroy the contents, a list of GC and BCC recipient। तो इसका सही आंसर क्या है, that is B is the right answer। It is a separate document from the another program sent along with an email message। नेक्स्ट है, which of the following is not a real security threat and a privacy risk। इनमें से कौन सा एक तरीके का आपके लिए प्राइवेसी रिस्क और थ्रेट नहीं है, हैकर्स, स्पैम, वायरसेस या फिर आइडेंटिफाइड या आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें स्पैम हो गया, आपकी मेल्स में भी स्पैम मेल्स होती है जिनको आप हटाना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज। डिजिटल सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाइट, बिट्स, वर्ड या कैरेक्टर। इसका आंसर क्या होगा, बिट्स आर द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोमीडिया, फ्लैश, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नेटस्केप, नेविगेटर या एडोब ड्रीम वीवर। तो इसमें क्या आएगा आपका
नेटस्केप नेविगेटर इज ए योर एज ए ऑपरेटिंग या वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक मेल को क्या कहते हैं, जो आपने ईमेल देखी होंगी उसमें एक जंक ईमेल्स भी इकट्ठी हो जाती है, उनको आप उड़ा सकते हो, दैट इज स्पैम, स्पूफ, स्नीफर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल, दैट इज योर स्पैम मेल्स आर कॉल्ड जंक ईमेल्स। Which schedule to the Constitution of India carries provision as to disqualified the members on the anti-defection? अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है रिगार्डिंग द महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड केस चल रहा है, उसको पढ़ते रहा करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो, 2nd, 8th, 4th या 10th। तो 10th शेड्यूल जो है हमारा 10th शेड्यूल है ये इट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको हम एक तरीके से दल बदल कानून भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, दल बदल कानून भी बोलते हैं, या इसको एक तरीके से तंज के तौर पे भी बोला जाता है, आयाराम और गेआर, ठीक है। बट आपने याद पे रखना एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट के अंदर आया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर आया, 1985 लिखा है ये, अंडर द टाइम ऑफ राजीव गांधी, मतलब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी उस टाइम पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आप सभी को, इन चीजों को समझना है आपने, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, शेड्यूल से आपको क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे थी, शाका एरिया, मौर्य एरिया, गुप्ता एरिया, कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या है, कुषाणा एरियाज में आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट है हु वाज द इंडियन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड द पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस से पहले भी इंडियन कौन सा इंडियन थे जिन्होंने ऑलरेडी इसको डिस्कवर कर दिया था, तो दैट इज आर्यभट्ट, पाणिनि, बौद्धायन या फिर कन्नड़। तो इसका सही आंसर क्या है, बौद्धायन जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने पहले ही, उससे पहले 1000 ईयर पहले ही पाइथागोरस थ्योरम को क्या किया, डिस्कवर कर दिया था। नेक्स्ट है द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड ब्रह्महीर आर एसोसिएटेड विद व्हिच एज, तो मतलब आर्यभट्ट जो थे ये किसकी एज में थे, गुप्ता एज में थे, कुषाणास, मौर्यस या पालास, किस एज में थे, दैट इज दे आर इन द गुप्तास एरा, दे आर इन द टाइम ऑफ गुप्तास। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा, उनके टाइम पे, गौतम बुद्धा के टाइम पे कौन एक और धर्म जो है वो कंटेम्परेरी उनका स्टार्ट हुआ था, दैट इज नागार्जुना, कनिष्का, वर्धमान महावीर या पार्श्वनाथ। तो इनका क्या, महावीर जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जैनिज्म, तो ये उनके कंटेम्परेरी थे, तो आंसर क्या होगा, वर्धमान महावीर। मोस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट एग्री द मेन कॉज ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है, emission of greenhouse gases, emission of industrial gases, large scale concentrate construction या concrete construction, the decrease in plant curve। तो इनमें से मेन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दैट इज योर ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन हो रहा है उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस सॉट टू बी सिक्योर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेम्बल। देखो हमारे देश में जब हम प्रेम्बल को पढ़ते हैं तो 3 टाइप की जस्टिस की बात करते हैं, तो उसने यही पूछा है यहाँ पे। देखो 3 जस्टिस कौन से होते हैं, एक हमारा सोशल जस्टिस होता है, एक हमारा इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं हम, और एक हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कौन करते हैं, हमारे डीपीएसपी करते हैं, और पॉलिटिकल जस्टिस की बात हमारे फंडामेंटल राइट करते हैं, ध्यान में रखना है आपने। अब ये तीनों चीजें हमने किससे ली हैं, ये हमने ली है रशिया, रशियन फेडरेशन से हमने ये लिया है ना। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में होता ना रशियन रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन की ये 3 सबसे अच्छी बातें हमने ली हैं। तो आंसर देखो यहाँ पे क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। एयर कमांड मतलब एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ है, दैट इज वडोदरा, जोधपुर, पुणे या गांधीनगर। जो बच्चे एसएसबी देने जाते हैं उनको पता होगा कि आंसर क्या होगा, दैट इज शुड बी योर गांधीनगर। अगर ये पूछता यहाँ पे साउथ वेस्ट कमांड ऑफ आर्मी का पूछता तो यहाँ पे आपका क्या था, जयपुर आंसर, ठीक है। अगर आर्मी का पूछता तो जयपुर आंसर आता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड माइकल ओडायर द गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो यहाँ पे 2 चीज को ध्यान रखना, एक होते जनरल डायर, सुना होगा आपने नाम इनका, इन्होंने गोलियां चलवाई थी, इन्होंने क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में, है ना, सभी को पता है। अप्रैल 13 बैसाखी के टाइम पे था 1919 में। किसके ऑर्डर पे दी थी, जो गवर्नर थे उस टाइम पे, तो गवर्नर कौन थे आपके, माइकल ओडायर उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर थे। तो कई बच्चों को लगता है कि जनरल डायर को मारा, नहीं, 1940 में लंदन में जाके उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओडायर को मारा था। जनरल डायर तो नेचुरल है, तो 1927 में मर गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, उधम सिंह इज द राइट आंसर।
ठीक है, ये ध्यान में रखना, कई बच्चों को नहीं पता होता, डायर दोनों को इकट्ठे लेके चले होते। इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज डन फ्रॉम, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है वो क्या होता है, अल्टरनेट करंट होता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें आपकी किस हर्ट्ज में होती है, एक आपकी वोल्टेज होती है, एक आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपका 220 वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, आपकी जो बिजली घरों में आती है वो ये होती है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज हिज नेम फ्रॉम राम मोहम्मद सिंह आजाद टू सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ रिलीजन इन इंडिया। देखो राम मोहम्मद सिंह आजाद, तो उधम सिंह जब मारने गए थे जनरल डायर को लंदन में, तो उन्होंने अपना ये नाम रखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उधम सिंह, ठीक है, जब जनरल डायर को मारने गए, जनरल डायर नहीं सॉरी माइकल डायर को मारने। Who among the following was the youngest of the revolutionary to be hanged by the British? सबसे यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी कौन थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, दैट इज जतिन दास, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस या उधम सिंह। तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी थी, उस टाइम पे सिर्फ 18 साल के थे। कितने साल के थे, 18 साल के। तो राइट आंसर क्या होगा, खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, who of the following had vowed never to be caught alive by the British? वो कौन थे, मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जो कि पकड़ने जाना चाहते थे, जब पकड़े जाने लगे थे तब उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्ला खान या भगवती चरण बोरा। तो आंसर क्या है, चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा आजाद रहना चाहते थे। और इलाहाबाद में एक पार्क है, मतलब प्रयागराज में एक पार्क है जहां पे इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली। 1931 में ये हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, which among the following is a martial art dance? Which is the a martial dance? That is Kathakali, bamboo dance in Meghalaya, Chow of Mayurbhanj या भांगड़ा of Punjab। इसका सही आंसर है Chow of Mayurbhanj जो है, it is a martial dance। Next, which among the following is a folk dance of Rajasthan? इनमें से देखो, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको डांसेस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो गरबा, डांडिया, झूमर या कथक। तो आपका ध्यान में क्या आएगा, झूमर इज द राजस्थान का एक फोक डांस। तो ये थी आपकी 2017 के हाई कोर्ट क्लरिकल के इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन। सो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा, इसमें हम आपको अब लाइव क्लासेस भी देंगे, और लाइव क्लासेस में हम एक प्रॉपर टॉपिक को भी पढ़ेंगे। हम एमसीक्यूज भी करेंगे और टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। और इसी चैनल पे आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, इसी चैनल पे आपकी एक तरीके से पूरी तैयारी करवाई जाएगी हाई कोर्ट क्लरिकल की। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और डेली कॉपी पेन लेके जो भी वीडियो अपलोड होगी या फिर जो लाइव सेशन होगा उसमें आपको प्रेजेंट रहे। तो तब तक लेके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।